तो बच्चों लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था अबाउट द डिफरेंट वॉर्स, एंग्लो-मैसूर वॉर एंड द एंग्लो-मराठा वॉर दैट टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मैसूर किंगडम एंड अगेन विद द ब्रिटिश एंड द मराठा किंगडम। हम लोगों ने देखा था कितने वॉर्स हुए थे और मैंने आपको बोला था कि आप डिटेल में उसके बारे में एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई गेव यू अ शॉर्ट व्यू ऑफ व्हाट हैपेंड इन द वॉर। ओके, अब बच्चों हम लोग एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग द पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1857। तो उस बीच में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से द कंपनी रूल इट एक्सपैंडेड इन आवर इंडियन टेरिटरी। तो हम लोगों ने देखा कि मैसूर और मराठा रीजन जो था वो तो इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ने। अब आगे ये लोग काफी, अब तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे ये लोग एनेक्सेशन करना शुरू कर रहे थे, काफी एग्रेसिव पॉलिसी था जो इन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया टू acquired the Indian territories. Okay, now let us talk about the claim to paramountcy. That is one another way in which they started acquiring the Indian territories. Okay, so let us talk about this claim to paramountcy. What does this mean and what was in this policy? Okay, so the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो बच्चों आप देख रहे हो कि वो लोग एक्सपेंशन कैसे कर रहे थे। पहले उन लोगों ने बंगाल रीजन में स्टैब्लिश किया था, फिर धीरे धीरे वो साउथ में आने लगे। साउथ में लोगों ने मैसूर में देखा बहुत बड़ा थ्रेट था उनके लिए। कौन? टीपू सुल्तान, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फेरोशियस रूलर इन आवर इंडियन हिस्ट्री। और उसके बारे में यू शुड रीड इन योर एनसीईआरटी बुक, काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने मराठा कॉन्फेडरेसी, जिसमें बहुत सारे चीफ्स वो लोग अलायंस में वर्क करके वो पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी को वो रूल कर रहे थे। उस रीजन को भी इन लोगों ने वार के थ्रू एक्वायर कर लिया था। नाउ यू आर सीइंग कि पहले तो ये लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वेज की को देखते थे, राइट, टू एक्वायर द टेरिटरीज। बट धीरे धीरे इन लोगों ने वॉर की तरफ ये लोग इंक्लाइन होने लगे, द ब्रिटिश कॉलोनियल्स। So what happened in this aggressive policy? Let us talk about this claim to paramountcy here. So under Lord Hastings, Governor General, from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. तो ये जो paramountcy पॉलिसी थी बच्चों, ये अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो उस टाइम के ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब बच्चों जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि गवर्नर जनरल क्या होता है। तो अगर आप शॉर्ट में समझो तो उस टाइम पे जो भी ब्रिटेन से जो भी यहाँ पर ऑफिशियल्स आते थे, कंपनी ऑफिशियल्स आते थे, जो मेन हेड हुआ करते थे, उनको हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं। ओके, और वो गवर्नर जनरल थे। नाउ दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फॉर द पॉलिटिकल फंक्शंस एंड एवरीथिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर हियर। ओके, तो उस टाइम पे अगर 1813 और 1823 के बीच की अगर हम बात करें, सो इट वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स who started this new policy of paramountcy. Now let us talk about this paramountcy. So, what was this claim to paramountcy? Under Lord Hastings as Governor General from 1813 to 23, a new policy of paramountcy was initiated. It claimed that the company was paramount or supreme. Hence, in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any kingdom. तो बच्चों बेसिकली अगर आप शॉर्ट में समझो तो पैरामाउंटसी या फिर जो टर्म है पैरामाउंट, उसका मतलब होता है सुप्रीम। तो जैसे जैसे ये लोग टेरिटरीज एक्वायर करना शुरू किए, जैसे जैसे ब्रिटिश टेरिटरीज एक्वायर कर रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने रियलाइज किया कि वो धीरे धीरे काफी पावरफुल होने लगे थे इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके, और इन लोगों ने देखा कि जो भी रीजनल किंगडम्स थे वहां पे जो भी रूलर्स, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, इंडियन रूलर्स, वो काफी वीक हो रहे थे, वो डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। तो ये सब चीजों का ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और इसी बीच इन्होंने सबसे एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। इसमें उन लोगों ने बोला, उन्होंने क्लेम किया दैट कंपनी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। तो बेसिकली जो कंपनी वो काफी सुप्रीम है, काफी पैरामाउंट है, दैट इज दे आर द मोस्ट पावरफुल वन। इसलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जस्टिफाई कर दिया दैट इट इज गुड फॉर देम, इट इज जस्टिफाइबल फॉर देम इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी किंगडम। ओके, मतलब कि अगर आप सबसे सुप्रीम हो तो फाइनली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट किस सेंस में कि आप अपना ट्रेडिंग यहाँ पे जो चला रहे हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पुट कर रहे हो और जिस तरीके से आप टेरिटरीज एक्सपैंड कर रहे हो अपना, तो वहां पे आप कोई भी किंगडम को एनेक्स कर सकते हो। ओके, बिकॉज यू आर द सुप्रीम पावर हियर।
तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पहले तो ये सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे, धीरे धीरे बंगाल से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया थ्रू द रेसिडेंट्स, और कैसे कैसे एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ बढ़ने लगे और मिलिट्री कॉन्फेडरेशन इन्होंने शुरू किया विद द एंग्लो मैसूर वॉर, देन दे वेंट ऑन विद द एंग्लो मराठा वॉर्स, और फाइनली इनका मोस्ट एग्रेसिव पॉलिसी यहाँ पर आया क्लेम टू पैरामाउंट सी, जिसमें ये कोई भी टेरिटरी को एनेक्स कर सकते थे बिकॉज दे आर द मोस्ट सुप्रीम पावर। अब देखते हैं कि इस क्लेम टू पैरामाउंट सी में कौन कौन से टेरिटरीज थे जो इनके अंडर आए थे। सो अंडर इट किटूर, it was annexed in 1830, Sindh that was annexed in 1843 and Punjab that was annexed in 1845, they were taken over। तो ये सारे regions थे बच्चों that was taken over in this whole claim to paramountcy policy, okay। So in short, Kittur, Sindh and Punjab were the three territories that were taken over in this policy of claim to paramountcy। अब आप समझ गए हो paramount का मतलब सुप्रीम होता है। इन लोगों ने क्लेम किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्लेम किया that they are the most supreme power here, तो it is justified for them to annex any territory, okay। And now you can see this is very one aggressive policy that they applied here in our Indian territory, okay। Now next policy that that took place here in our Indian territory was the doctrine of lapse। अब पहले आप लोगों ने claim to paramountcy के बारे में पढ़ा, अब हम लोग doctrine of lapse के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। So Lord Dalhousie, the Governor General from 1848 to 1856, okay, इसके पहले 1813 to 1823 की बात कर रहे थे। अब इस टाइम पे गवर्नर जनरल देखो, जब हम 1848 to 1856 की बात कर रहे हैं तो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द हेड हियर इन आवर इंडियन टेरिटरी। सो ही डिवाइज्ड द डॉक्ट्रिन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? इट स्टेटेड दैट अ किंगडम कुड बी एनेक्स्ड इफ द किंग डाइड विदाउट अ मेल हेयर। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? तो लेट अस इमेजिन, लेट अस सी कि कोई भी किंगडम, मान लो वो अवध हो या हैदराबाद हो या सतारा, कोई जितने भी रीजन थे, जितने भी रीजनल किंगडम्स थे उस टाइम इंडियन टेरिटरी में, तो कोई भी किंगडम में अगर कोई किंग था जो रूलर हुआ करता था, अगर उनका कोई सन मेल नहीं है और फीमेल है तो दैट टेरिटरी वुड बी एनेक्स्ड। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई किंग है तो ही शुड हैव अ सन हु शुड बी सक्सीडिंग हिम ऑन द थ्रोन। अगर सन नहीं है सक्सीड करने के लिए थ्रोन को, तो obviously they will annex that territory। So this was one doctrine of lapse। Now you can see that was very absurd idea और बहुत ही aggressive policy था ये। And this was implemented by whom? It was implemented by Lord Dalhousie। Now let us see what were the kingdoms that were annexed under this policy of doctrine of lapse। So Satara, that was annexed in 1848, Sambalpur, that was annexed in 1850, Udaipur, it was annexed in 1852, Nagpur was annexed in 1853, Jhansi was annexed in 1854 and finally Awadh was annexed in 1856। तो बच्चों ये सारे किंगडम्स, ये जितने भी आपके किंगडम्स हैं, इन सबको एनेक्स किया था, इन सबको अक्वायर किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अंडर दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ओके, तो अब हम लोग एनेक्सेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने 1757 से बैटल ऑफ पलासी से शुरू किया, देन वी मूव्ड ऑन टू बैटल ऑफ बक्सर, देन वी टॉक्ड अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंड अगेन इन दिस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द क्लेम टू पैरामाउंटसी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आप ये जितने भी टर्म्स देख रहे हो बच्चों, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश एक्वायरिंग द इंडियन टेरिटरी। जब हम लोग एनेक्सेशन की बात करते हैं कि कैसे इन लोगों ने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया था, कैसे ये लोग बंगाल में आए थे और किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने फाइनली डिफरेंट रीजनल किंगडम्स को इन्होंने अपने अंडर, अपने पावर में लाया था। तो ये सारे पॉलिसीज, ये सारे वॉर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वॉर्स के बारे में आप डिटेल में एनसीईआरटी बुक में पढ़ना। आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट व्यू इन दिस क्लास हियर अबाउट ऑल दीज पॉलिसीज। ओके, नाउ इट वाज ओनली आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड। अब हम लोग ग्रेट रिवोल्ट के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। इट वाज ओनली आफ्टर अवध वाज एनेक्स्ड कि बहुत लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, एंड फाइनली दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट टुक प्लेस इन आवर कंट्री इंडिया, एंड इट वाज कॉल्ड एज द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हम लोगों ने अभी तक में एनेक्सेशंस के बारे में पढ़ लिया है फ्रॉम 1757 टू 1857,
और अब हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से पहले ये लोग तो ट्रेड करने बंगाल में आए थे, बट धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करके किस तरीके से इन लोगों ने सारे टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू किया. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर. तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था, रिवाइज करने के लिए फिर से आप देखो 1767 में अगर आप बात करो तो ये रीजन है आपका ब्रिटिश एम्पायर के अंदर. धीरे धीरे आप देखो ये लोग बढ़ते गए ये पूरा रीजन, दिस वाज अंडर द ग्रेट ब्रिटेन. और फाइनली ग्रीन रीजन को अगर आप छोड़ दो और जो भी आपका ब्लू रीजन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे आपका ब्रिटिश एम्पायर बन जाता है फ्रॉम 1858. Now they have acquired our country here, the Indian territory here, और फाइनली वो रूल करना शुरू करते हैं हमारे कंट्री में. अब रूल करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. So let us talk about the administration. Our next topic here is setting up a new administration. So Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in expansion of the company power. तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये हमारे गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, who played a very important role in expanding the company power. This is the picture of Warren Hastings. Now you should again remember the name of these governor generals who were the head here of the whole administration of the British Empire. अब आप यहाँ पे देखो that company had acquired power in Bengal, Madras and Bombay. तो ये हमारे इंडिया का मैप है. This is the British Empire in India. तो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. ये तीन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेसिडेंसीज डेवलप की थी, बनाई थी. इसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन में अभी पढ़ेंगे. ओके, सो ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. तो अगर आप इंडिया में आज के डेट में देखो तो हमारा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट. डिफरेंट आप लोग सिविक्स में ये सारी चीजें पढ़े होंगे कि हमारा कंट्री डिफरेंट बहुत सारे स्टेट्स हैं, टोटल 29 स्टेट्स, हर एक स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होता है. तो इसी तरीके के जब हम लोग ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करते थे और उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हम लोग क्या कहते थे? प्रेसिडेंसीज कहते थे. नाउ देयर वर 3 मेन प्रेसिडेंसीज. और कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. नाउ बंगाल आपका ये रीजन हुआ, आज के प्रेजेंट डे पे आप देख सकते हो. मद्रास आप ये रीजन देखो, ये पूरा मद्रास का रीजन है. एंड हियर इज बॉम्बे. ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, द 3 प्रेसिडेंसीज, दैट इज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. These were the main presidencies from where the British Empire, they controlled the whole of our Indian territory. Okay, also each was ruled by a governor. तो आज के डेट पे आप देखो हमारे कंट्री को रूल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. अगर स्टेट में हम बात करें तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर. तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बच्चों? उस टाइम पे गवर्नर रूल किया करता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड द गवर्नर जनरल. अब आप देख रहे हो हम लोग जितने भी नाम पढ़ रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कॉर्नवालिस, जितने भी उस टाइम पे जो मेन हेड आया करते थे उनको हम लोग गवर्नर जनरल बोलते हैं. So Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो ये हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे Warren Hastings, and he introduced several administrative reforms and mainly in the sphere of justice, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? We talked about the claim to paramountcy, जो एक aggressive policy था in annexing the territory. Again we talked about the doctrine of lapse. Again one more aggressive policy that was adopted by the British Empire to annex the Indian territories. And in last we were talking about the administration, the creating of a new administration of the British Empire. We will continue to talk about the justice and how a new administration was being set up in the sphere of justice. और आगे कौन कौन सी changes आई थी in the company army. So we are going to discuss in our next session here. That's all for today. Thank you very much and have a nice day.